जय हिंद दोस्तों, मैं स्मित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम रुक्मिणी का वॉल्यूम 5 जो ग्रुप डी की जो बुक है उसमें आप सेट नंबर 6 से लेके सेट नंबर 10 तक जितने भी इसमें जीके जीएस करेंट अफेयर्स दिए गए हम सारे क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये आपको गारंटी के साथ हम यह कह सकते हैं कि इस तरह का सॉल्यूशन आपने यूट्यूब पर किसी भी मास्टर वीडियो में नहीं कराया होगा, क्योंकि इस तरह का सॉल्यूशन आपको कोई कराता नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों आप 5 से 6 क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इस तरह का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। यदि इस तरह का वीडियो आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। जिनका एग्जाम हाल ही में होने वाला है, जिनका एग्जाम नज़दीकी में है, उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको रिवीजन हो जाएंगे। हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप एक कॉपी भी लेके बैठिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हम पॉइंट हैं जो आपको लिखवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या कभी पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान वर्ष 2015 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का जो पहला महासर्वेक्षक 1815 में नियुक्त किया गया था उनका नाम क्या था। तो उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि कॉलिंग मैकेंजी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों के संदर्भ में कौन सा राजधानी शहर नहीं है। जो 16 महाजनपद थे उसमें से कौन सा इसमें दिया गया है कि उसका राजधानी शहर नहीं था। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवंती किसी की राजधानी नहीं थी। तो चलिए देख लेते हैं। तो किसकी? तो कौशंबी की किसकी राजधानी थी? तो कौशंबी जो आपको राजधानी हो जाएगी, ये 32 महाजनपद की राजधानी थी कौशंबी। लेकिन जो आपको श्रीवस्ती हो गई, यानी कि श्रावस्ती, जो किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो यह आपको कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। और 16 महाजनपद के बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 16 महाजनपद का जो वर्णन है या फिर उल्लेख है वो किस निकाय में किया गया था। तो वो किस निकाय में किया गया था? तो यह अंगुत्तर निकाय में किया गया था। और साथ ही इसका जो वर्णन आपको भगवती सूत्र में भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि जिस पॉइंट आपको याद नहीं हो वो आप उसको कॉपी पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह सब जो पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो जो पनामा नहर है वह किस क्षेत्र में स्थित है, यह यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह मध्य अमेरिका में स्थित है। तो पनामा नहर से सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया कि पनामा नहर जोड़ती किसको है। यह किसे जोड़ती है? यह प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। और इसका जो लंबाई है टोटल कितना है? तो आपको इसकी लंबाई टोटल 77 किलोमीटर है। कितना? तो 77 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। और जो इसको बना का, यानी कि इसको शुरू कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत आपको 1914 में किया गया था। शुरुआत भी आपको एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि पनामा नहर की शुरुआत कब किया गया, इसका आवागमन कब से जारी हो गया। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। हम हर एक क्वेश्चन को इसी तरह का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा, जिससे कि आपको बहुत ही इसमें बेनिफिट मिलने वाला है यदि आपका नज़दीकी में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखते होंगे, यदि सेट मारते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार आते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम जब भी बनाते हैं तो आपको डिस्कशन के साथ ही इसका वीडियो बनाते हैं। क्योंकि यदि आपने हमारे यूट्यूटेरिया का जो हमने 15 सेट करवा रखा है, यदि उसका वीडियो नहीं देखा है कि उसमें भी आप जाके देखिएगा, उसमें हमने बहुत सारे डिस्कशन करवा रखे हैं। तो उसमें भी आप बहुत सारे डिस्कशन हमने करवा रखे हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जब भी हम इसका अगला सेट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। मेरा 15 नंबर क्वेश्चन ये होने वाला है कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए अमीटर कैसे जोड़ा जाता है। तो वह किस पथ में जोड़ा जाता है? तो वह हो जाए आपको श्रेणी क्रम में। कौन सा? तो श्रेणी क्रम में यह जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि जो एक आदर्श आमीटर होता है उसका प्रतिरोध भी पूछा जाता है कि एक आदर्श जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? उसका आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध 0 होता है। और गैल्वेनोमीटर होता है, जो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए उसको किस प्रतिरोध, मतलब कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो वैसे कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? उसको यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आमीटर जो गैल्वेनोमीटर है वो आमीटर को बदल देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल कूलम्ब किस रूप में जाना जाता है। तो जूल कूलम्ब है जो आपको किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि यह वोल्ट के रूप में यह जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि मेरा 17 नंबर क्वेश्चन होगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख फोकस की दूरी को क्या कहा जाता है।
तो जो ध्रुव से और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में इससे आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण का हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण कैसा होता है? तो अवतल दर्पण धंसा हुआ रहता है, लेकिन जो उभरा हुआ दर्पण रहता है वो कैसा रहता है? तो वो आपको उत्तल दर्पण रहता है। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? तो जो ध्वनि की चाल है जो सबसे अधिक किस में होती है? तो वो किस में होती है? तो आपको ठोस में यह सबसे अधिक देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि से आप एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होगी? तो आपको निर्वात में होगी प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। और ध्वनि, लेकिन ध्वनि क्या है? तो एक क्वेश्चन यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि है जो किसमें गमन नहीं कर सकती है? तो वह किसमें गमन नहीं करते? तो निर्वात में यह गमन नहीं कर सकती है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, यदि आप सेट मारते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यह भी आप पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं? तो हम गिर क्यों जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केले के छिलका चिकना होता है और इस पर घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए हम खड़े होने के लिए आवश्यक पकड़ नहीं मिलती है। तो खड़े होने के लिए आवश्यक क्या है मनुष्य को? आपको घर्षण होने की आवश्यक होती है, यानी कि बिना घर्षण के आप कहीं पर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और घर्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घर्षण का जो कार्य होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, या पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है? तो घर्षण का जो कार्य हमेशा क्या होगा? तो हमेशा यह ऋणात्मक में ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन का इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वह किसका उपयोग करता है? तो इसका नाइक्रोम का इसमें उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीतल का जो निर्माण होता है वो किसके किसके मिश्रण से होता है? तो किसके मिश्रण से होता है? तो जिंक और तांबा के जो मिश्रण, यदि कि जिसमें हम यदि जेड एन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? यदि हम इसमें जेड और एन जोड़ देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि यह बन जाएगा क्या? तो यह पीतल बन जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक मिश्रण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्यूज होता है वो किसके किसके मिश्रण से बनता है? तो फ्यूज किसके मिश्रण से बनता है? तो टीन और शीशा के मिश्रण से आपको फ्यूज बनता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, मेरा 32 नंबर क्वेश्चन ये है कि विक्टोरिया मरुस्थल में स्थित है। तो जो विक्टोरिया मरुस्थल यह कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह कहाँ हो जाएगा? तो यह आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो आपको यह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मरुस्थल से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो भारत का सबसे बड़ा नमकीन झील है वो कौन सी झील है? तो आपको सांवर झील है। कौन सा? सांवर झील है। लेकिन यदि पूछ दिया कि भारत का सबसे बड़ा तटीय नमकीन झील यानी कि खरे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? तो आपको चिल्का झील हो जाएगी। और विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टीटीकाका झील है। कौन सा? तो टीटीकाका झील है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, एक से क्या 2-3 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? जो भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है वो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? तो वो कौन कौन सा राज्य होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन हो गया। और भारत और बांग्लादेश की सीमा है जो टोटल कितने किलोमीटर की है? यह भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो यह टोटल कितने किलोमीटर की हो जाएगी? तो यह आपको 4000 कितना? तो 4000 आपको 96 किलोमीटर है। टोटल कितनी? तो 4096 किलोमीटर है। और सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा है वो आपको बांग्लादेश के ही साथ होती है। तो इससे भी क्वेश्चन, तो यह क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो भारत का जो स्थलीय सीमा है वो सबसे अधिक, यानी कि किसकी सीरीज में बताना है कि सबसे अधिक से उससे कम और किससे लगती है? तो सबसे अधिक आपको बांग्लादेश से लगती है, दूसरे नंबर चीन हो गया, और तीसरे नंबर पर कौन हो गया? तो पाकिस्तान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सीमा से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो टोटल कितने किलोमीटर की है? तो टोटल कितने किलोमीटर की है? आपको 106 किलोमीटर की हो जाएगी। कितना? तो आपको 106 किलोमीटर की हो जाती है। आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने इसीलिए आपको इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसमें जोड़ रखा है। यदि आप नहीं लिख पा रहे तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा,
इसको आपका रिवीजन भी इसमें होता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा संविधान सभा के बारे में जान लीजिएगा कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी यह कब हुई थी, तो ये आपको यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक के जो अध्यक्ष कौन थे, तो यह अध्यक्ष आपको सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थाई नहीं थे, ये क्या थे, तो यह अस्थाई थे। लेकिन यदि इसका पूछ दिया कि इसका दूसरा बैठक कब हुआ था, तो दूसरा बैठक इसका 11 दिसंबर को हुआ था। कब, तो यह 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन उसी जब दूसरा इसमें बैठक हुआ था तो उसी में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, यह भी आप जरूर याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि संविधान सभा से कि जो संविधान सभा है उसमें आपको एक प्रस्तावना पेश किया गया था, क्या कहता है उस उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव आपको कब पेश किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया जाता था, तो आपको 22 जनवरी 1947 को आपको उद्देश्य प्रस्ताव इसमें पेश किया गया था। वह किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोसों का ताप बढ़ने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वह क्या होती है, तो वह भी क्या हो जाएगी, तो वह भी आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वह बढ़ जाएगी। क्या, तो यह बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी की ओर अपने वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, तो वह किस बल के कारण घूमती है, तो वह जो घूमती है आपको किस बल के कारण घूमती है, तो यह जो घूमती है आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यह आपको अभी केंद्रीय बल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो मक्खन होती है यानी कि जो मक्खन निकालते हैं वो कौन सा बल के कारण निकालते हैं, वो आप केंद्रीय बल के कारण निकालते हैं। लेकिन यदि धोने वाली जो कपड़े की मशीन होती है वह किस बल पर कार्य करती है, तो वह भी आपको अब केंद्रीय बल पर ही कार्य करती है, यह भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी है और आवर्तकाल टी के बीच का संबंध होता है, तो इसका संबंध बताना है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, तो इसका संबंध ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 1/t हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको सॉल्यूशन की जरूरत होगी, जिसमें आपको रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसका निश्चित रूप से हम इसका सॉल्यूशन भी करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाली स्थान एक द्वारा है जो आँख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है, तो जो आँख में जो प्रकाश आती है उसके मार्ग को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं यह पुतली के द्वारा किया जाता है। तो आइरिस का काम क्या है, तो आइरिस का जो काम है वो नेत्र की जो रंग होता है यानी कि जो लाल हरा पीला यानी कि इस रंगों का जो निर्धारण किया जाता है वह आइरिस के द्वारा ही किया जाता है। और बाहरी चोट से कौन बताता है, तो बाहरी चोट से आपको बताता है स्क्लेरोटिक कोट, आपको बाहरी चोट से आपको बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा-3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है, तो यह कौन सा हो जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोरडिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पालक से एक बात याद रखिएगा कि पालक में है जो सबसे लौह तत्व पाया जाता है, जो सबसे लौह तत्व की जो मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है, तो जो आयरन की सबसे अधिक मात्रा आपको पालक में ही देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि डायबिटीज मेलिटिस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है, तो वह किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि इसका उत्पादन आपको इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। तो इंसुलिन से आप बात याद रखिएगा कि इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की आविष्कार किया गया था। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मेरा अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि क्या मेरा अगला क्वेश्चन है। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है 22 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कि एकात्मक राज्यों में खाली स्थान सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, तो जो किस में कार्य करती है, तो आपको केंद्र, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, यानी कि केंद्र के अंतर्गत यह कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है, तो यह कौन से हो जाएंगे जो सितार वादक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसके कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सितार वादक ये नहीं है। और क्या है, तो ये अनुष्का शंकर आपको सितार वादक हो गए, उस्ताद विलायत खां आपको सितार वादक हो गए, और पंडित रविशंकर क्या है, तो ये भी आपको सितार वादक हो जाएंगे। लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा यह कौन से है, तो यह आपको संतूर वादक है, क्या हो जाएगा, यह आपको संतूर वादक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण का स्वागत करने हेतु कराया गया था, यानी कि किसके स्वागत में आपको इसका निर्माण कराया गया था, यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि
किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में आपको गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण कराया गया था। तो इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, इसका निर्माण आपको 1911 में प्रारंभ हुआ था। लेकिन इसका जो अंतिम यानी कि बनकर यह कब तैयार हो गया था, यह आपको 1924 में यह बनकर तैयार हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इंडिया गेट जो बना था, लेकिन ये तो हो गया क्या, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, लेकिन इंडिया गेट कब बना था, तो इंडिया गेट आपको 1931 में बना था। कब, तो यह 1931 में बना था, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को खाली स्थान क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जल सुपोषण, इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन 56 नंबर है कि नैदानिक थर्मामीटर का पारस सीमा क्या है, तो इसकी जो पारस सीमा हो जाएगी, इसकी पारस सीमा क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी पारस सीमा होती है। और पेलिग्रा खाली स्थान की कमी से होती है, यानी कि जो पेलिग्रा रोग होती है वह किसके कमी से होती है, तो यह किसके कमी से आपको देखने को मिलती है, तो यह जो देखने को मिलती है आपको नियासिन की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह नियासिन की कमी के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, लेकिन कमी से आपको एक क्वेश्चन यहाँ याद रखिएगा, जो लकवा है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो यह किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको बायोटीन की कमी के कारण होता है। ये कौन सा, तो लकवा रोग होता है। लेकिन यदि कह देगा कि त्वचा फटना, यह किसकी कमी के कारण होता है, तो आपको राइबोफ्लोविन की कमी के कारण, ऑप्शन के कारण आपको त्वचा का जो फटना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पिट्यूरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार बार इसमें पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो मानव शरीर में जो पिट्यूरी ग्रंथि है वह कहाँ उपस्थित रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मस्तिष्क के तल पर यह उपस्थित रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो जो मानव मस्तिष्क का वजन है वह कितना होता है, तो यह कितना होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शरीर के कुल वजन का यह 2% होता है। चलिए उनने मस्तिष्क से आप एक बात याद रखिएगा, मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो मस्तिष्क का जो संरक्षण प्रदान करता है वो कौन सी हड्डी के द्वारा, तो किसके द्वारा, तो वह क्रेनियल हड्डी जो होता है वो मानव की जो मस्तिष्क है उसे वह सुरक्षा प्रदान करता है। और मस्तिष्क से कोई क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मस्तिष्क का जो औसतन भार है वह कितना होता है, तो जो मस्तिष्क का जो औसतन भार है वो कितना होता है, तो आपको 1400 ग्राम यह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कितना, 60 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि मानव के किस अंग में परिहित कोनरी धमनी विद्यमान होती है, तो वह कौन सी स्थान पर आपको विद्यमान होती है, तो आपको यह हृदय का अंग हो जाएगा क्या, तो यह आपको हृदय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है मेरा 72 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। यह आपको करंट अफेयर से इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने FIH जूनियर महिला विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, तो वह किस देश ने जीता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये इसने नीदरलैंड ने यह जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध नाटक बिरजू महाराज का निधन हो गया और वह किस शैली से संबंधित थे, वह नृत्य के कौन से शैली से संबंधित है, बिरजू महाराज। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा, निश्चित रूप से आपको ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं यह कथक से संबंधित है, कौन, तो पंडित बिरजू महाराज जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा त्यौहार सिक्किम के नए साल के जश्न का प्रतीक है, तो कौन सा त्यौहार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोसांगू हो जाएगा, तो लोसांगू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, जो मानव जो श्वसन में क्या छोड़ता है, तो वह क्या छोड़ता है, तो आपको छोड़ता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यह क्या करता है, तो यह छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो जब धातु कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह हाइड्रोजन गैस को यह उत्पन्न करती है। किसमें, तो आपको धातुओं को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस की उसमें निकासी यानी कि उत्पत्ति होती है। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, आपको बेकिंग सोडा हो जाएगा क्या, तो इसका बेकिंग सोडा हो जाएगा। और जो बेकिंग सोडा है इसका यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र भी आप लिख लीजिएगा, NaHCO3 होता है क्या, तो NaHCO3 यह सूत्र इसका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है
कि समूह 17 के संबंध में तत्वों को क्या कहा जाता है? जो समूह 17 में होते हैं उसके उस तत्वों को हम क्या कहते हैं? उसे को क्या कहते हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसके हाइड्रोजन वर्ग इसके को हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है, तो वो किसके वर्णन नहीं करता है? तो यह जो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परमाणु के अस्थायित्व का यह वर्णन नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेरिलियम काफ़ी हद तक के समान होता है, यानी कि जो बेरिलियम है जो काफ़ी हद तक किसके समान होता है? तो यह किसके समान होता है? तो यह आपको एल्युमिनियम के समान होता है, या आप इसे भी याद रखिएगा। अब बेरिलियम का जो परमाणु संख्या है वह कितना है? तो यह 4 होता है, पर क्योंकि कभी कभी आपको परमाणु संख्या भी इसमें पूछा जाता है, तो ये आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि क्या होने वाला है? मेरा अगला क्वेश्चन इसमें मैथ दिया गया। दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस हमारे टेलीग्राम पर लिंक पर जुड़, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा, तो वहाँ से आपको इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो, और साथ ही में इसको आंसर भी इसमें दे देंगे। यदि आप चाहते हैं तो इसका प्रैक्टिस भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा याद हो जाएगा, आपको इसमें और फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन 92 नंबर होने वाला है कि किस बंगाली लेखक ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो वह किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अमर मित्रा ने यह जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई के अलावा और कहाँ पर स्थित हैं? तो यह कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो आप उसको अहमदाबाद में भी यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हमने सेबी के बारे में करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ करवाया है उसमें आपको सेबी के बारे में पूरे से डिटेल में इसको बताया कि सेबी की स्थापना कब किया गया था, इसकी अधिनियम कब आया था, इस तरह के क्वेश्चन हम उसमें डिस्कशन में इसमें हम बता दिए। यदि आपने करंट अफेयर्स का मेरे सीरीज नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके हमने कवर करा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया? यह किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी, यानी कि हैदराबाद और बेंगलुरु। लेकिन पहले इससे क्या था, तब पहले आपको हैदराबाद को ही मान्यता दिया गया था, लेकिन इस बार किसे? तो इस बार आपको बेंगलुरु को भी मान्यता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रामसर साइटों की संख्या कुल कितनी है? तो इसकी जो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि टोटल 54 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिलोपी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो आपको कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह विक्टोरिया जो मेमोरियल है वह कहाँ है? तो आपको यह कोलकाता में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह में ऐसे तत्व है जो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस में है? तो वह किस गैस में, यानी कि किस समूह में हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो शून्य समूह के जो जितने भी तत्व हैं आपको रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तत्व उसमें होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सब जीरो समूह ही कोई क्या कहा जाता है? तो इसे ही आपको अकेरिय गैस इसमें को कहा जाता है। और अकेरिय गैस में आपको दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि अकेरिय गैस में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो कौन कौन से तत्व आते हैं? आपको हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडोन और जेनोन हो गया। ये सब क्या है? तो ये सब आपको अकेरिय तत्व दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि अकेरिय जो तत्व है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो उसकी संयोजकता आपको 0 होती है, इसीलिए आपको क्या कहता है? इसको शून्य समूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन जल में अभिक्रिया कर देता है, तो क्या अभिक्रिया कर देता है? तो आपको अभिक्रिया कर क्या देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपोक्लोरिक अम्ल देता है। क्या यह हाइपोक्लोरिक नहीं हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हाइपोक्लोरस अम्ल हो जाएगा। क्या? तो हाइपोक्लोरस अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 99 कि एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्या? तो उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाग है जो क्या है? तो आपको एंटी टैंक मिसाइल है। क्या? तो नाग है जो आपको एंटी टैंक मिसाइल है। यदि पिनाक पूछ देगा तो पिनाक क्या है? तो पिनाक आपको मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कम से कम 5 से 7 बार यह क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया, इसीलिए आप जरूर याद रखिएगा पिनाक क्या है? तो आपको मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है।
और सबसे जो लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो एयरक्राफ्ट नहीं, जो सबसे हल्के लड़ाकू विमान है वो कौन सा है, तो आपको वह तेजस हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसमें आंसर भी ऐड कर दिया है ताकि आप इसका सेट भी लगा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई थी। यह क्वेश्चन आपको बताना होगा कि यह किसके द्वारा आपको लिखा गया था। तो यह जो लिखा गया था यह आपको किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह आपको लिखा गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह हर्ष के द्वारा लिखा गया था। क्या, तो यह हर्ष के द्वारा यह कौन सी पुस्तक हो जाएगी, तो आपको रत्नावली एक प्रेम कथा जो लिखी गई थी। अब हर्ष के बारे में आप याद रखिएगा कि हर्ष को ही शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, तो हर्ष है जो आपको शिलादित्य के, हर्ष मतलब हर्षवर्धन हो गए, तो इन्हीं के क्या कहा जाता है, आपको शिलादित्य भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब विशाख दत्त भी आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि विशाख दत्त के जो लेखक है वो विशाख दत्त जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह जो किसके द्वारा, जो विशाख दत्त है ये लिखी गई थी आपको किसके द्वारा, तो यह आपको मुद्रा राक्षस के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी, यानी कि हुगली की नदी के तट पर द्वारा जो पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया गया था। तो यह कब स्थापित किया गया था, तो आपको 1651 में किया गया था। कब, तो यह इसकी स्थापना आपको 1651 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से कौन सा, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि हम आपको बता देते हैं कि जो अंग्रेज़ों की जो प्रथम जो कारखाना था उसने कब खोला था। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो प्रथम कारखाना खोला गया था तो वह कब खोला गया था, तो यह आपको खोला गया था 1608 में। कब, तो आपको यह 1608 में किया गया था। एक सेकंड रुक जाइएगा। तो यह कब खोला गया था, यह आपको 1608 में खोला गया था। और यह कहाँ खोला गया था, तो आपको यह कहाँ खोला गया था, यह आपको सूरत में खोला गया था। कहाँ, तो यह सूरत में खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, सूरत में नहीं खोला गया था। सूरत में कब खोला गया था, हाँ 1608 ही में आपको सूरत में खोला गया था। कब, तो 1608 ही में आपको इसमें सूरत में खोला गया था। लेकिन नियमित रूप से कब कर दिया गया था, तो नियमित रूप से आपको 1612 में इसका नियमन, यानी कि नियमित रूप से यह चालू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज का एक उदाहरण है। तो आधात्विक खनिज का इसमें कौन सा एक उदाहरण दिया गया, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि चूना पत्थर। क्या, तो एक आधात्विक खनिज है। और चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3 होता है। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बनता है कि चूना पत्थर को यदि हम पानी में छोड़ते हैं तो उससे कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आपको CO2 गैस उससे बाहर निकलती है। आप इसे भी कार्बन डाइऑक्साइड, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत संचरण के लिए बनने वाले तार के विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले दो पदार्थ कौन से हैं। तो ये दो पदार्थ कौन से हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यानी कि तांबा और एल्युमिनियम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइक्रोम तो हमने बता दिया कि विद्युत हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है, तो आपको यह नाइक्रोम का ही बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंग का आगमन किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि तरंग का जो आयाम होता है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह किस पर निर्भर करता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वस्तु के कंपन करने के लिए जो प्रयुक्त बल होते हैं वो उसी पर आपको ध्वनि का जो आयाम उस पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाने पर बीच के लगने वाले जो आकर्षण बल होते हैं उसका प्रभाव क्या होगा। यदि हम दो वस्तुओं के जो बीच की दूरी है उसको आधी कर देंगे तो उन दोनों का जो बीच का जो आकर्षण बल होगा वह कितना गुना हो जाएगा, तो वह कितनी गुनी हो जाएगी, तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपको यह 4 गुना यह हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व है। तो जो किसी पदार्थ की जो आपेक्षिक घनत्व होती है वह क्या होती है, तो यह क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पदार्थों का घनत्व बटा पानी का जो घनत्व होता है उसी को हम क्या कहते हैं, किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसका सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। हमने पहले ही बता रखा है कि देखिए उसमें डिस्कशन हमने किया और इसमें आपको क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया कि किसी भी आदर्श जो द्रव की जो श्यानता होती है वह कितनी होती है।
तो यह कितनी होती है, तो आपको इसमें शून्य हो जाएगा। क्या, तो यह शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और द्रव्यों की जो एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है श्यानता से कि जो द्रव्यों की श्यानता है वो दाब बढ़ाने पर क्या होता है। यदि हम किसी किसी मतलब कि बर्तन में यदि हम द्रव को रख देते हैं और उसमें यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो जो द्रव की श्यानता है वह क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी या फिर स्थिर रहेगी। तो वह क्या होगी, तो आपको बढ़ जाएगी। क्या, तो उसकी श्यानता क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं कि बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो इसको आप लोग रेगुलर रिपीट करते रहेंगे। रेगुलर रिपीट करने से यह होगा कि इसको आपको कन्फर्म हो जाएगा कि यह बढ़ेगा या फिर घटेगा, वहाँ जाकर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उस बल को हम क्या कहते हैं, तो उस बल को आपको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इससे क्या क्या होती है कि पृथ्वी अपने सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है। तो यह किस देश की परियोजना हो जाएगी, तो आपको यह रूस की एक परियोजना है। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि जो साइबेरियन रेल है वो किसको किसको जोड़ती है। यह किससे जोड़ती है, यह पीटरबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक चलती है। कौन सा, तो जो ट्रांस साइबेरियन रेल है यह पीटरबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक यह चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। जो ग्राम पंचायत का गठन है वह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40 नंबर जो अनुच्छेद है इसी के तहत आपको ग्राम पंचायत का गठन किया गया। और 40 नंबर अनुच्छेद को ही गांधीवादी दर्शन भी इसी को कहा जाता है। यदि आपको पूछ दिया कि गांधीवादी दर्शन के नाम से किस अनुच्छेद को जाना जाता है तो कौन सा अनुच्छेद होगा, तो अनुच्छेद नंबर यह 40 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि जो पंचायती राज दिया गया था, पंचायती राज के बारे में एक बात और जान लीजिएगा कि पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो 73 नंबर जो संविधान संशोधन था इसी के तहत आपको इसका संवैधानिक दर्जा भी इसमें दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 38 के बारे में आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 38 के तहत ही आपको जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो अनुच्छेद 38 के तहत ही इसमें विकसित, यानी कि इसका वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 38 में किया गया। अनुच्छेद 39 का जो क है ये आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अब आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अनुच्छेद 39 के क में इसमें किसका किसका वर्णन किया गया है। इसमें किसका किसका वर्णन किया गया, आपको सामान्य न्याय का वर्णन किया गया और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन किया गया और सामान्य कार्य के लिए दिए सामान्य वेतन का जो वर्णन किया गया है इसमें अनुच्छेद 19 के क में इसका वर्णन किया गया है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। यदि हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि अनुच्छेद में किसका किसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद के 39 के क में सामान्य न्याय, निःशुल्क विधि सहायता और सामान्य कार्य के लिए सामान्य जो वेतन होता है वो अनुच्छेद 19 के क में इसका वर्णन किया गया है। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों हमने इस तरह का भी रेगुलर इसमें सोल्यूशन कराते चलेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन आप कहीं भी देख लीजिएगा यूट्यूब पर मास्टर वीडियो में कोई नहीं कराता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन हम करा देते हैं तो आपको देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन से आपको हम कितने क्वेश्चन करवाएं, एक क्वेश्चन से आपको इसमें 2 क्वेश्चन हमने इसमें किया, फिर एक क्वेश्चन इसमें बताया, फिर एक क्वेश्चन इसमें बताया और फिर जो यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको बताते चल रहे हैं। यदि आप एक क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो जाता है। तो आप इसे गौर से ध्यान से जरूर सुनिएगा ताकि इसमें आपको रिवीजन हो और इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसे आपके छूटने की संभावना ना के बराबर हो। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेटर करेगा और अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपने इसे लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो जो सरकारिया आयोग था उसका गठन कब किया गया था, तो उसका गठन आपको कब किया गया था, तो यह आपको 1983 में इसका गठन किया गया था। तो इसके अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो रणजीत सिंह सरकारिया आपको जो सरकारिया आयोग थे उनका यह अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में कौन सी अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो वह कौन सी अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, तो जो मध्यमा अंगुली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मध्यमा अंगुली है ये आपको धारा को प्रदर्शित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि
मांसपेशियों की थकान के संचरण की वजह से होती है, यानी जो मांसपेशियों में जो थकान होती है वह किसके कारण आपको यह देखने को मिलता है। तो वह किसके कारण देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह किसके कारण, तो ये आपको लैक्टिक एसिड के कारण आपको यह देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि खट्टे दूध का कौन सा अम्ल मौजूद होता है। जो खट्टे दूध होते हैं उसमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो उसमें कौन सा मौजूद होता है, तो आपको लैक्टिक अम्ल आपको खट्टे अम्ल में देखने को मिलता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि साइट्रिक अम्ल है वो कौन कौन सी चीज़ में मिलता है, तो आपको नींबू हो गया, संतरा हो गया और अंगूर में आपको साइट्रिक अम्ल देखने को मिलते हैं। और एसिटिक अम्ल है वो किस में पाए जाते हैं, तो एसिटिक अम्ल आपको सिरका में पाया जाता है। किसमें, तो सिरका में आपको एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल हो गया। और टमाटर में कौन सा हो गया, तो टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपको इमली हो गया, क्या इमली हो गया, अंगूर हो गया, फिर कच्चा आम हो गया, इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो इसमें कौन से पाए जाते हैं, इसमें आपको टारटेरिक अम्ल पाए जाते हैं। हमने कहा था ना पहले ही कि यदि आप कॉपी पेन लेके रखते हैं तो आपको बहुत ही इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप इसे नहीं, जो नहीं जानते हैं उसे आप लिखते चलेंगे। साथ ही यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उसे ध्यान से जरूर सुनते चलिएगा, जिससे आपका इसमें रिवीजन होता चलेगा। तो दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी इस तरह का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहें रेगुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 40 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। यदि आप आयोडीन की कम उपयोग करते हैं तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह घेंघा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, मेरा अगला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा। ये सारे आपको इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और आप भी एक खुद से जरूर एक बार प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि यह सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोई परेशानी हो, कहीं पे मतलब अटक जाते हैं या फिर इसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर, या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर बोल दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर या फिर जो इसका सोल्यूशन चाहते हैं क्वेश्चन नंबर लिख के बता दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको भी प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो तो किस रूप में यह जानी जाती है, यह आपको किस रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि निष्पन्द स्फूर्ति के रूप में यह जानी जाती है। कब, तो जो मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी है, तो कौन सी राज्य की सीमा हो जाएगी, तो आपको उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे अधिक या केंद्र शासित प्रदेश से लगे। टोटल कितने राज्य हो जाएंगे, तो टोटल जो है इसके 8 राज्यों से सीमा साझा करती है। कितना, तो टोटल 8 राज्यों से सीमा साझा करती है। और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश से यह भी सीमा साझी करती है। कितना, तो एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि टोटल यदि पूछ लिखा तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल 9 राज्यों और या केंद्र शासित प्रदेश से यह सीमा साझा करती है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि डीएनए की कार्यात्मक खंडों को खाली स्थान कहा जाता है। तो डीएनए की जो कार्यात्मक खंड है उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी ये क्वेश्चन मेरा छूट गया है, तो इससे पहले देख लेते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम जीन कहते हैं। क्या, तो उसे हम जीन कहते हैं। और जीन का जो डीएनए का जो मॉडल दिया गया था, यह किसके द्वारा दिया गया था, तो डीएनए का जो मॉडल दिया गया था यह आपको वाटसन और क्रिक एवं विल्किंसन के द्वारा यह दिया गया था। और इन्हीं के लिए आपको इसका नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। डीएनए के जो मॉडल देने के लिए वाटसन और क्रिक और विल्किंसन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते, 14वां नंबर, कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर अवस्थित है। तो यह किस नदी पर अवस्थित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह हुगली नदी पर अवस्थित हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं कि इंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। जो टाइलिन एंजाइम है वह कहाँ पाया जाता है, तो वह किस में पाया जाता है, तो आपको लार में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि है वह कहाँ पाई जाती है, तो यह कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको जो होने वाला है पीयूष ग्रंथि आपको मस्तिष्क के किस हिस्से में पाया जाता है, तो यह किस हिस्से में पाया जाएगा, तो मस्तिष्क के निचले हिस्से में पीयूष ग्रंथि पाए जाते हैं। और पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को ही आपको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आप इसे भी याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो उसे हम पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसे याद रखिएगा कि जो पीयूष ग्रंथि है कपाल के सेफेनाइड हड्डी की एक गड्ढे में स्थित होती है। कौन सा, तो सेफेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर लिख के क्यों नहीं बता रहे हैं, कि दोस्तों यदि हम लिखने लगेंगे तो यह मास्टर वीडियो है, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। यानी कि आपको 1 घंटा की जगह पर मैक्सिमम से आपको 2 से 2.5 घंटा यदि इसको हम लिखने में टाइम लगाते हैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन फिर कम हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से जरूर सुनते चलिएगा। यदि हम उसको लिखते नहीं हैं तो उसे आप जरूर ध्यान से सुनिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया किसके द्वारा रुधिर से पृथक किया जाता है। तो यूरिया है जो किसके द्वारा रुधिर से पृथक किया जाता है, तो किसके द्वारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये गुर्दा के द्वारा हो जाएगा। इसमें क्या इंग्लिश में इसे किडनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वह कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यकृत में आपको जमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, तो 72 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा कि द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस संस्थान को पहला स्थान हासिल है, तो किस संस्थान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो यानी कि सिंधुआ विश्वविद्यालय। यह क्या है, तो एशिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी 2021 के अनुसार। नासा ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात किया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि हर्ष स्पेस टेलीस्कोप हो जाएगा, जो सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संस्थान ने एग्रीटेक स्टार्टअप हेतु 15 करोड़ रुपए को कोष स्थापित किया गया, तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इग्रिस के द्वारा आपको 15 करोड़ की जो रुपये का कोष है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कैल्शियम को पानी में उपचरित किया जाए तो क्या होता है, तो क्या होगा, तो यह जो होने वाला है यह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, 3 और 4 क्या इसमें सत्य जाएगा। यदि करेंगे तो यह पानी के साथ कम तेजी से भी क्रिया करती है, साथ ही बनने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह से नीचे पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है, यानी कि किसी समूह को यदि हम नीचे आएंगे तो वह कौन सा चीज़ है जो नहीं बढ़ेगा, यानी कि इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वह कौन सा चीज़ आपको नहीं बढ़ने वाला है, तो यह कौन सा संयोजकता इसमें नहीं बढ़ेगा। संयोजकता इसमें क्या नियत रहेगा, लेकिन बढ़ेगा क्या, तो किसी तत्व के कोषों की संख्या उसमें बढ़ेगी, या परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाएगा और धात्विक गुण भी इसमें बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया खाली स्थान द्वारा उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा, तो यह जो उसका उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का यह उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋणात्मक आवेश आयनन को क्या कहा जाता है, तो जो ऋणात्मक आवेश आयनन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऋणायन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन धात्विक ऋणात्मक होगा, तो कौन सा धात्विक ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि सी क्लोरीन है जो आपको क्या है, तो यह धात्विक ऋणात्मक हो जाएगा। क्लोरीन से आप एक बात याद रखिएगा कि क्लोरीन की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया है, इसकी खोज आपको सीले के द्वारा किया गया है, लेकिन क्लोरीन है जो क्या है, तो हाइड्रोजन का सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके पास होती है, तो आपको क्लोरीन के पास होती है। और एक क्वेश्चन आपको ऋणात्मक से याद रखिएगा कि जो ऋणात्मक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो फ्लोरीन हो जाएगा, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 92 से। संविधान के अंतिम जीवित व्यक्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह क्वेश्चन अभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो संविधान सभा के जो अंतिम जीवित व्यक्ति थे वो कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो कौन थे, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि TM कली नयन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंदिनी नदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो जो नंदिनी नदी उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि यह कर्नाटक में यह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो किस देश के द्वारा किया गया है, तो यह जो किया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, तो कितने नए स्थल के लिए दिए गए, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 नए स्थल के लिए दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा रामसर साइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुंदरबन जो है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, N2 के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वह कितनी हो जाएगी, तो ये आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि जिस क्रिया में धनात्मक अवयव की अनुपात में वृद्धि होती है वह
क्या होती है? यदि किसी क्रिया में धनात्मक अवयव की अनुपात में वृद्धि होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं अवकरण कहते हैं। क्या? तो उसे हम अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैंक में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बैंक और चेक के ड्राफ्ट में है वह किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइक का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेजस क्या है? तो तेजस बताना है कि तेजस क्या हो जाएगा। तो यह तेजस आपको भारत के द्वारा निर्मित प्रथम लड़ाकू हल्का विमान है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको यह ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट को चलते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें कि जब भी हम इसका सेट नंबर 10 से लेकर सेट नंबर 15 तक बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और इस तरह का सेट डिस्कशन का आप मजा ले अपनी तैयारी को और बेटर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 8 में। निम्नलिखित में से किन दो तरीकों से प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? तो वो कौन से तरीकों से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि श्रेणी और समानांतर क्रम में हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं। यदि समानांतर श्रेणी क्रम कहता है तो श्रेणी क्रम में हम किस तरह से जोड़ते हैं? यानी कि आर एस बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि डॉट डॉट चला जाता है। लेकिन यदि आपको समानांतर क्रम में कहा देगा तो समानांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? तो RS यानी कि उसका उल्टा हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि वो उसका उल्टा होता है समानांतर क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कोई वस्तु जब द्रव में तैरता है तो वह कब तैरता है? तो वह कब तैरेगा द्रव में? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा तो वह क्या? तो वह तैरने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हमने अभी ही बताया कि क्या होता है। इसका प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओम होगा। तो कूलम्ब किसका ऐसा मात्रक हो जाएगा? तो कूलम्ब जो आपका है वह किसका है? तो यह आवेश का हो जाएगा। किसका? तो आवेश का ऐसा मात्रक आपको कूलम्ब हो जाएगा। अब विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक होता है वो किसका होता है? तो वोल्ट का विद्युत जो वोल्ट का ऐसा मात्रक विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और जूल किसका ऐसा मात्रक होता है? तो जूल आपको ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि जब वस्तुएं द्रव से होकर गुजरती है तो द्रव पर उनका कौन सा बल लगाया जाता है? तो द्रव के द्वारा जो कौन सा उस पर बल लगाया जाता है यह पूछा जा रहा है। तो वह कौन सा बल लगता है? तो वह घर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है, यानी घर्षण बल उस पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि यदि बस अचानक रुकती है तो बस में सवार यात्री किस तरफ गिरेंगे? तो बस में जो सवार यात्री होंगे वो किस तरफ गिरने वाले हैं? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आगे की ओर शरीर का निचला हिस्सा बस के सापेक्षिक विरामावस्था में होता है, जबकि जो ऊपरा गतिज अवस्था में रहता है। इसीलिए क्या हुआ? तो जो यात्री बैठे हुए वो आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी का इसमें रीज़न बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह किस पर कार्य करता है? तो यह आपको जड़त्व पर काम करता है। क्या? यह जड़त्व के कारण ऐसा होता है। और जड़त्व कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व है जो किस पर निर्भर करता है? तो वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए इस छोटे छोटे पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और यदि आप छोटे छोटे पॉइंट को भी याद रखते हैं तो देखते होंगे कि यदि सेट लगाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो उसका दूसरा नाम डी हो जाएगा, यानी कि उत्क्षेप भी हम उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृति के 8वें पर्व में से छठा पर्व कौन सा है जिसका व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उसे हम भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो यह इसकी घोषणा कब किया गया था? तो इसका घोषणा 26 जनवरी 1930 को यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूर्ण स्वराज की जो मांग जो 26 जनवरी को किया गया था, इसीलिए हम आपको क्या, इसीलिए हम 26 जनवरी इसी तारीख को हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि कितना 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि संविधान के किसी भी सदन में कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना खाली स्थान दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट
को रिक्त घोषित कर देगा। यानी कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति दोनों सदन में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में कितना दिन के लिए यदि बिना कोई परमिशन से अनुपस्थित रह सकता है, यदि उपस्थित रहता है तो उसकी जो सदस्यता है वह रद्द कर दिया जाएगा। तो वह कितना दिन हो जाएगा, तो वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 60 दिन हो जाएगा। चलिए, और इसका जो वर्णन किया गया है कि यानी कि जो ये जो वर्णन किया गया है नियम, ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो इसको 101 नंबर अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह भी आप याद रखिएगा कि जो संसद का वर्णन है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, या फिर राज्यसभा या फिर लोकसभा का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका एक ट्रिक होता है, आप इसे याद रख लीजिएगा। इसका ट्रिक एक होता है, उसे हम लिखवा देते हैं। वो कौन सा होता है, तो आपको सरला होता है क्या, तो सरला एक ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हैं। जैसे स से क्या हो गया, स से संसद हो गया, तो संसद का वर्णन कितना में है, तो 79 में इसका वर्णन है। र से क्या हो गया, तो र से राज्यसभा हो गया, तो राज्यसभा का वर्णन कितना अनुच्छेद 80 में, सब अनुच्छेद है। और ल से क्या होता है, ल से आपको लोकसभा हो जाएगा, तो लोकसभा का वर्णन कितना में है, तो यह 81 में इसका वर्णन किया गया। आप यह भी जरूर याद रखिएगा। और इसका अनुपूर्ति पूछा जाता है कि अनुपूर्तिगण कितना होता है, तो अनुपूर्तिगण इसमें 1/10 होने चाहिए। तभी कोई भी यदि राज्यसभा में 1/10 सदस्य नहीं होगा तब तक लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही स्टार्ट नहीं होगी। कुल सदस्यों की 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, मेरा अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा, तो 21 नंबर। मेरा 21 नंबर क्वेश्चन यह हो गया कि अपसरब तरंगों की आवृत्ति पारस कितनी होती है। तो जो अपसरबे तरंग होती है उसकी जो पारस यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने से कितनी तक होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्या मतलब 20 हर्ट्ज से कम होती है। और मानव जो सुनता है वो कितना से कितना तक सुनता है, तो वो कितना से सुनता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मानव के द्वारा सुनी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 मीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो फोकस दूरी का जो होता है, यदि किसी का क्षमता निकालना है उत्तर, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला आपको होता है D बराबर यानी कि 1/f होता है। क्या, तो 1/f होता है। इस फार्मूला पर यदि रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि 1/2.5 है। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 0.4D हो जाएगा। और जो क्षमता, जो किसी लेंस की जो क्षमता होती है उसमें किस में मापा जाता है, तो उसको डायोप्टर में मापते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो 0.4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर से याद रखिएगा कि डायोप्टर को ही क्या कहा जाता है, तो एम इन्वर्स भी कहा जाता है। एम इन्वर्स भी आपको डायोप्टर कहीं कहते हैं। कभी डायोप्टर ना देकर आपको यह भी दे सकता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रक्षेप द्वारा चले गए पथ को क्या कहते हैं। जो एक प्रक्षेप द्वारा चले गए पथ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, उसे ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। क्या, तो ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में कौन सा उत्तक जल का संवहन करता है, तो वो जल का संवहन कौन करता है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जाइलम के द्वारा जल का संवहन किया जाता है। लेकिन फ्लोएम के द्वारा क्या, तो फ्लोएम के द्वारा आपका खाद्य पदार्थों का संवहन किया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 25। खाली स्थान थायराइड और कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयोडीन के द्वारा ही आपको थायराइड की जो होती है उसे नियंत्रित किया जाता है। और जो चलिए, और कैल्शियम किस में पाया जाता है, तो हड्डियों में आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है। किस में, तो ये आपको हड्डियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी को आमतौर पर पिंक आई यानी कि गुलाबी आंखें के रूप में जाना जाता है, तो किस बीमारी को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेत्र शोथ हो जाएगा। क्या, नेत्र शोथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्द्वीपीय देश है, तो वह कौन सा अंतर्द्वीपीय देश होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की और जॉर्जिया जो है आपको अंतर्द्वीपीय देश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अवधि के लिए किया जाता है, तो वह कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 6 साल की अवधि के लिए इसका चुनाव किया जाता है। और इसकी जो राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया। तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है, तो आपको 30 वर्ष होती है। और टोटल 2 साल के बाद जो इनके सदस्य होते हैं वो कितने, राज्यसभा के कुल कितने सदस्यों का जो चुना जाता है, तो वह कितना चुना जाता है, तो आपको 2/3 इसमें चुना जाता है।
और राज्यसभा एक कैसी मतलब कि राज्यसभा है, यह आपको एक अस्थाई सदन है। कैसा? तो आपको यह अस्थाई सदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो यह किसके निकट स्थित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह कारगिल के निकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा एक दर्रा से आप याद रखिएगा कि एक नाथुला दर्रा है जो किसको किसको जोड़ती है, तो आपको भारत से तिब्बत को जोड़ने वाली कौन सी है? तो नाथुला दर्रा है। और एक दर्रा हमने पिछले बार पढ़ाया था कि एलिफेंटा दर्रा है, वह कहाँ स्थित है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एलिफेंटा जो दर्रा है वह कहाँ स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा हो जाएगा मुख्य ऊर्जा स्रोत? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खाली स्थान की कमी से एनीमिया कहा जाता है, यानी कि किसकी कमी के कारण आपको एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको लाल रक्त कणिका के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लाल रक्त कणिका के कारण आपको क्या होता है? तो एनीमिया रोग होती है। और लाल रक्त कणिका बनता कहाँ है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी जिसे हम लाल रक्त कणिका कहते हैं वो बनता कहाँ है? तो यह अस्थिमज्जा में बनता है। लेकिन यदि भ्रूण अवस्था में कह देगा कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो उसका निर्माण कहाँ होता है? तो प्लीहा और यकृत में होता है। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा साइट्रिक फल सिट्रिस फल नहीं है? तो वो कौन सा सिट्रिस फल नहीं हो जाएगा? तो नाशपाती है जो आपको सिट्रिस फल नहीं है, लेकिन नींबू हो गया, मौसमी और संतरा आपको सिट्रिस फल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रकाब स्टेपी हड्डी मानव शरीर के कहाँ पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह कान में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है यह बताना है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाते हैं। यानी कि फुफ्फुस ध्वनि ही है जो आपको अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन बाकी जो सारी धमनियाँ है कौन सी? तो ऑक्सीजन जनित, यानी कि ऑक्सीजन रहित मतलब शुद्ध रक्त वह ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेशियों के संकुचन और शिथिलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें पेशीय द्रव जलिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR से CA++ का विमुक्त होना और C++ का वापस SR में पंप किया जाना शामिल। ये से क्या कहते हैं? तो संकुचन और जो शीतलन की जो संबंध है यही दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है? तो वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? तो भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाले हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि BK कृष्ण मेनन है जो भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 5 जून को, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यह सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह बात भी जान लीजिएगा कि पर्यावरण दिवस का जो थीम 2022 में क्या रखा गया था? तो ओनली वन अर्थ इसका थीम था। पर्यावरण 2022 का इसमें थीम था। और 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपको 31 मई को ही मनाया जाता है। और 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो इसमें अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको हिमालय जो पर्वत है यह बलित पर्वतों का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ से आपको रीजनिंग स्टार्ट हो गया। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 61 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है, यानी कि किस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित मतलब कह सकते हैं? तो उसे हम कब कह सकते हैं? तो इसको हम कहेंगे कि जब यदि दोनों पक्षों के परमाणु संख्या समान होता है, यानी कि यदि दोनों पक्षों की परमाणु संख्या यदि समान हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम रासायनिक समीकरण का संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा अभिकारक स्थानीय और सामान्य संवेदन हानि उत्पन्न करता है? तो वह कौन सा कारक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि निषेचक हो जाएगा, निषेचक हो जाएगा। कांसा का मिश्रण क्या है? तो कांसा का जो मिश्र धातु है वह किसके किसके मिलने से बनता है यह आपको बताना है। तो यह किसके मिलने से बनता है? तो आपको तांबा और टीन के मिलने से आपको कांसा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पीतल जो किसके मिलने से बनता है? यदि तांबा और जस्ता को हम मिला देंगे,
क्या नहीं, तो यानी कि तांबा और जस्ता को मिला देने से आपको पीतल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो कड़े होने के दौरान क्या होता है, तो उसमें आपको ऊष्मा मुक्त होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा की भी उसमें मुक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र आप लिख लीजिएगा, क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिक अभिकारक या उत्पाद खाली स्थान के रूप में मौजूद होता है तो शब्द एक्वा लिखा जाता है। तो शब्द एक्वा कब लिखेंगे, तो यदि आपको ऑप्शन नंबर ए जलीय विलयन रहेगा तब लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किन तत्वों के सबसे बाहरी कोष में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि कौन से जो तत्व है उनके बाहरी जो कोष होते हैं उसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन वर्ग के सभी जो तत्व होते हैं उसके बाहरी कक्षा में आपको 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम रामसर साइट पाल आर्द्रभूमि किस राज्य में अवस्थित है। तो पाल जो आर्द्रभूमि है वह किस राज्य में अवस्थित है यह बताना है। तो वह किस राज्य में हो जाएगा, तो ये आपको मिजोरम में हो जाएगा। कहाँ, तो यह मिजोरम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन एकल पुरुष का खिताब 2022 में जीता है। तो वह किसने जीता है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह लक्ष्य सेन ने जीता है। अमेरिका ने अफगान सेना को किस शहर में एक सैन्य अड्डा सौंपा है। तो कहाँ सौंपा है, तो आपको काबुल में यह सौंप के चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर होने वाला है 81 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि टेरेलिन होती है, जो टेरेलिन है यह क्या है। तो आपको एक पॉली ईस्टर है क्या, तो पॉली ये ईस्टर एक टेरेलिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनॉल एक क्या है, तो फिनॉल एक क्या है, तो आपको एंटीसेप्टिक है क्या, तो एंटीसेप्टिक है फिनॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है कि एजेंट ऑरेंज क्या है। तो एजेंट ऑरेंज है वह क्या है, तो वह क्या है, तो आपको यूएस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूएसए सेना द्वारा प्रयुक्त शाकनाशी एक रसायन है। इससे आपको कैंसर भी होने की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑप्शन 84 कि सी बेसिक कोबल जावा उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये आपको लैंग्वेज का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ए नहीं, इसका हाई लैंग्वेज, लो लैंग्वेज नहीं है क्या, ये आपको ये हाई लैंग्वेज है। सी बेसिक कोवल और जावा होता है। और कोवल से आपको कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो कोवल का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। कोवल का क्या होता है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। तो क्या, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोवल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो उसे कितने जीता है, तो आपको दक्षिण कोरिया ने यह जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है। तो वह कौन बनी है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी जो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोफेसर राम दशरथ मिश्रा को यह चुना गया। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 3 मार्च को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश जंगली जानवरों को कानून अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो वह कौन सा देश हो जाएगा जो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इक्वाडोर है, जो आपको जंगली जो जितने भी जानवर होते थे उसको भी कानूनी अधिकार इसने प्रदान कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन इसमें शायद समाप्त हो गया। तो मेरा सेट नंबर कितना हो जाएगा, तो मेरा सेट नंबर 9 स्टार्ट हो गया। तो 9 का जो पहला क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको पढ़ देते हैं कि ये 9 का पहला क्वेश्चन क्या है। 9 का, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाने की मुख्य अक्ष कहते हैं क्या, तो उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र धारा विभवांतर प्रतिरोध के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर बराबर क्या होता है, V/I होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि चूंकि ध्वनि तरंग एक विक्षेप है जो माध्यम में मौजूद आपस के कणों के गतिमान करके संचरित होता है, उन्हें किस तरंग के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
तो उसे किस तरह के संग, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि आंतरिक तरंग में उसे मतलब वर्गीकृत किया यानी कि अलग किया गया है। चमगादड़ अंधेरे में किस दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन खोजते हैं? तो वह किस कारण से ये खोजते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाने कि वे उच्च पिच प्रस्रव चीख निकालते हैं और किसी भी बाधा से टकराकर परिवर्तित होता है। तो उसे ये क्या होता है, चमगादड़ होता है ना, जो कौन सी ध्वनि निकालती है? तो आपको प्रस्रव ध्वनि निकालती है। यदि उधर से टकरा कर आ जाता है तो इसको पता चलता है कि वहाँ पर कोई है, तो वहाँ पर वह शिकार करने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 कि खाली स्थान और रानी मैरी 1911 में भारत की यात्रा के दौरान ओपोलो बंदर, यहाँ बंदर नहीं होगा, यहाँ बंदरगाह हो जाएगा, तो बंदरगाह पर उसके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था। यानी कि रानी मैरी और कौन सा राजा आ रहा था, उसके आगमन के मतलब उपलब्धि में यानी कि सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो किंग जॉर्ज पंचम हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण यानी कि जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो आपको बिटेट्स हो जाएंगे, तो यानी कि जॉर्ज बिटेट्स थे जो गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार थे। यदि आपको पूछ दिया कि इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया था, तो इंडिया गेट की स्थापना हमने बता दिया था पहले, इसे भी जान लीजिए कि 1931 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इंडिया गेट में है जो आपको किस लिए इसकी स्थापना किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध एवं अफगान युद्ध में जो शहीद हुए थे ना, उसकी स्मृति में ही आपको इंडिया गेट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थेरी गाथा एक बुद्ध ग्रंथ है जो खाली स्थान का हिस्सा है, एक भिक्षुनी के द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो वह किसके द्वारा रचित छंदों का संग्रह हो जाएगा? तो यह हो जाएगा किसके? तो यह हो जाएगा आपको सुत्त पिटक, यानी कि सुत्त पिटक का एक हिस्सा ही है। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। और सुत्त पिटक में जो क्या किया गया था, जो बुद्ध के जो उपदेश दिए गए ना, उसी का संग्रहण आपको सुत्त यानी कि किसमें? तो सुत्त पिटक में किया गया। और यह किस भाषा में लिखा गया? तो यह आपको पाली भाषा में लिखा गया। भाषा भी इसमें पूछा जाता है कि बौद्ध जो धर्म थे यानी कि जो बौद्ध थे वो किस भाषा को यानी कि किस भाषा में अपना उपदेश दिया करते थे? तो वह पाली भाषा में दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो वह तेल निष्कर्षण के लिए कौन सा जाना जाता है? तो बॉम्बे हाई हो जाएगा क्या? तो मुंबई हाई जो है आपको तेल निष्कर्षण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो यह कहाँ है? तो यह आपको यह महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1954 में किया गया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि जो इसकी जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको सागर स्मार्ट है। क्या? तो सागर सम्राट, स्मार्ट नहीं, सागर सम्राट हो जाएगा। चलिए, लेकिन जो पहले पूछ दिया कि भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया था, तो कहाँ खोला गया था? तो असम के डिगबोई में खोला गया था। वह कब खोला गया था? तो यह 1901 में यह खोला गया था। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कोलार किस लिए फेमस है? तो कोलार है जो आपको कर्नाटक में सोने के खदान के लिए यह फेमस है। लेकिन यदि पूछ जाएगा झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया है जो आपको कोयले के खदान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23। मेरा क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ से कि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहाँ पर होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान शून्य होगा वह कहाँ पर होगा? तो वह कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपको केंद्र पर आपको इसका शून्य मान देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्रुव पर किसका होता है? तो ध्रुव पर इसका मान अधिकतम होता है, लेकिन केंद्र पर क्या होता है? तो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति पर निर्भर करती है, यानी कि खाली स्थान किस पर निर्भर करती है? तो वह किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रासरणीय सांद्रण पर यह निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है। और कोशिका से आप याद रखिएगा कि कोशिका की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में इसकी खोज कोशिका की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि खाली स्थान को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि रक्त शर्करा के रूप में हम किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकोज को भी रक्त शर्करा के रूप में ही हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वे जीव जो अन्य जीवों को मांस खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वह क्या कहलाएंगे? तो उसको हम कहेंगे मांसभक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म और डांडिया नृत्य के सदृश को करता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोलात्रू है, जो आपको आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य है, यानी कि प्रमुख जो नृत्य है वो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश की कोलात्रू हो जाएगा। और बिल्लू पट्टू है, वह कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह आपको तमिलनाडु का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कार्य और न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध खाली स्थान के रूप में शामिल किया गया है, यानी कि किसमें आपको यह शामिल किया गया है? तो यह किस में शामिल किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसे शामिल किया गया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो प्रसूति जो सहायता जो प्रसूति सहायता है उसका किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद इसका 42 में इसका वर्णन किया गया है। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसूति सहायता हो गया। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो इसका जो औपचारिक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाने कि भारत के आर्थिक विकास की योजना एक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें जो इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो यह भी पूछा जाता है कि जो बॉम्बे योजना है इसको प्रस्तुत किसने किया था? इसको प्रस्तुत करने वाले थे कौन तो थे? तो आदर्शीर दलाल थे। कौन? तो आदर्शीर दलाल हो जाएगा। आप दलाल से याद रखिएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें टोटल कितना उद्योगपति थे? तो इसमें टोटल आपको 8 उद्योगपति थे। इस तरह की एक योजना को आप और याद रखिएगा। एक सर्वोदय योजना थी जो उसकी 1995 में आया था, सॉरी 1995 में 1950 में आया था। कितना? तो एक सर्वोदय योजना जो 1950 में आया था उसको किसने लाया था? तो उसको जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भी आप याद रखिएगा। योजना आया था हम इसलिए इसको भी हमने बता दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि सेट लगाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड करते चलते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि हम कितना इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी इंक्लूड करते चल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह का भी आप वीडियो जरूर देखा कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम हर एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐड करते जा रहे हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो इसमें आपको कहीं और यूट्यूब पर देखने को मिलता नहीं है। लोग आते हैं सिर्फ पढ़ा के चले जाते हैं, सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता है। उसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होते हैं वो बताएंगे तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें, इस तरह का वीडियो रेगुलर आपके लिए प्रोवाइड करते रहें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेटर होगा और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो या अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि और दोस्तों तक यह फैले और हमारा जो परिवार है और बड़ा हो, और हम इस तरह का वीडियो आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भोजन में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? तो परिगर्भिक रोग होता है। क्या? तो परिगर्भिक रोग होता है, विटामिन की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से आपको घेंघा देखने को मिलता है। लेकिन रक्त अल्पता जो किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको हेमोग्लोबिन के कारण रक्त अल्पता बीमारियां देखने को मिलती है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो वह कौन सा हार्मोन है जो आपातकालीन स्थिति के दौरान? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एड्रीनील हार्मोन जो है ये आपको आपातकालीन स्थिति के दौरान इसे हम क्या कहते हैं? इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी इसे हम कहते हैं। क्या? तो लड़ो उड़ो हार्मोन क्या कहते हैं? तो एड्रीनील हार्मोन को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया को खाली स्थान से प्राप्त दवा द्वारा ठीक किया जाता है, यानी कि मलेरिया को किस दवा के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, यानी कि सिनकोना ब्रिज से हम इसको मलेरिया को हम ठीक कर सकते हैं। और क्यूनिन जो प्राप्त होता है यह भी आपको सिनकोना ब्रिज से ही प्राप्त होता है, इसे भी याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तंत्रिका कोशिका है जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी। और एक तंत्रिका कोशिका से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तंत्रिका कोशिका की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आपको न्यूरॉन हो जाएगा। क्या? तो न्यूरॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो वो कौन सी बीमारी आपको विटामिन ए की कमी से होगा? तो आपको कमज़ोर दृष्टि, यानी कि रतौंधी आपको विटामिन ए की कमी से होता ही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवों में नर युग्म निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का भाग करते हैं? तो वो कौन सा गुणसूत्र का भाग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एक या तो एक्स या तो वाई गुणसूत्र करेंगे। लेकिन यदि कह देगा नारी में यानी कि मादा में कौन सा गुणसूत्र, तो उसमें केवल आपको एक्स एक्स ही गुणसूत्र उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का जो पहला वायसराय बनने वाला था वह कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन सा? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, तो यदि लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप एक बात और जान लीजिएगा कि यह भारत का प्रथम वायसराय था, लेकिन यह कौन था? तो यह अंतिम गवर्नर जनरल भी था। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के नाटककार किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस का हमने डिटेल में इससे पहले बता रखा था कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका विशाख दत्त हो जाएगा। तो विशाख दत्त। इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो इसे हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो मुद्रा राक्षस यानी कि जो राक्षस जो पहले होते थे वो कैसा होते थे? विशाल होते थे, विशाल रूप के आपको राक्षस देखने को मिलते थे। तो इसी से रिलेटेड हम याद कर सकते हैं, यानी कि इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो विशाख दत्त हो जाएंगे इसके लेखक। लेकिन सोमदेव का जो लेखक है वो कौन है? तो सोमदेव जो है, जो कथित सागर पुस्तक के लेखक है, जो सोमदेव के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है वो कौन सा है? तो वो कथित सागर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ से मेरा रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर हो जाएगा। 65 आ गया है। पानी में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? तो पानी में जो अम्ल का विलयन हम बनाएंगे उसका सही तरीका क्या हो जाएगा? तो पानी में आपको अम्ल मिला दीजिए तो वह अम्ल का विलयन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहर बोहर की कक्षाओं की स्थिति को फिर से पढ़ देते हैं। बोहर की कक्षाओं को अस्थिर क्यों कहा जाता है? तो जो वह क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित रूप से ऊर्जा होती है, इसलिए उसे अस्थिर कहा जाता है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो आपको हाइड्रोजन, आपको वह पहला तत्व हो जाएगा। तो चलिए हाइड्रोजन के बारे में भी जान लेते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन की खोज आपको हेनरिक कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन की खोज। यदि पूछ जाएगा कि ऑक्सीजन का खोज, ऑप्शन नंबर यानी कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ऑक्सीजन की खोज आपको सीले के द्वारा किया गया था। और हाइड्रोजन से आप एक बात याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को ही आपको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधातुओं में के ऑक्साइड प्राकृतिक में होता है। तो अधातुओं की जो ऑक्साइड प्राकृतिक होती है वह कैसी होती है? आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह अम्लीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 65 नंबर क्वेश्चन हो गया कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में विलय नहीं बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि सस्पेंशन उसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का सबसे अच्छा ऑक्सीकरण एजेंट है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि F2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना था? तो कितना हो जाएगा? तो आप ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 135 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात किया, इसका नाम क्या है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। यह क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्सल स्पेस टेलीस्कोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्खा सिंह ने किस वर्ष एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो वो कौन से वर्ष था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1958 में यह पदक जीते थे। कौन सा? तो यह स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है 81 नंबर क्वेश्चन। मेरा 81 नंबर क्वेश्चन यह होने वाला है कि मीथेन में मौजूद बंधन का प्रकार होता है, यानी कि जो मीथेन में मौजूद बंधन होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? तो वह किस प्रकार के होते हैं? तो आपको सहसंयोजी बंधन उसमें देखने को मिलते हैं। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र आपको CH4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटम बम के सिद्धांत का आधार है, यानी एटम बम जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह विखंडन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर वह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे बड़े हो जाएंगे TB टेराबाइट हो जाएगा, फिर GB हो जाएगा, MB हो जाएगा, फिर
kb हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्वापोनिक खेती क्या है। तो जो एक्वापोनिक खेती है वह किस तरह की खेती है यह आपको बताना है। तो वह किस तरह की खेती हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह एक प्रकार की कार्बनिक खेती है जिसके तहत जलीय जीव पालन या का बागवानी एक साथ की जाती है, यानी कि जलीय जीव का पालन और बागवानी भी इसमें एक साथ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह अंडोरा हो जाएगा। ये आपको सारे करंट अफेयर्स में दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस आर्द्रभूमि साइट रामसर साइट घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांखा सागर जो है आपको मध्य प्रदेश में यह पड़ता है, यह भी आप याद रखिएगा। इसे आपको रामसर साइट घोषित किया गया। खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स में दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसके दूसरे संस्करण का आयोजन आपको कहाँ किया गया था, यह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीवी संसद टीवी का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रवि कपूर को यह नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉड्स एंड हीज आइडियाज़ ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यह पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर है धीरेन्द्र के झा हो जाएंगे, गांधी के हत्यारे पुस्तक के लेखक। तो चलिए दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको सारा क्वेश्चन हमने इसमें डिटेल करवा दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला सेट होने वाला है का पहला क्वेश्चन कि एक दूसरे से दूरी एम और एम द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल F का सूत्र क्या है, जहां G अनुपातिकता का स्थिरांक है जिसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इसका आप सूत्र बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि F बराबर G M गुने एम हो जाएगा बटा डी स्क्वायर हो जाएगा। जी से आप जी किसका इंडिकेट कर रहा है, तो आपको जी आपको सार्वत्रिक गुणांक का इंडिकेट कर रहा है। जी से आप यहाँ याद रखिएगा बड़की जी का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 6.67 गुने 10 पर पावर कितना होता है, 10 पर पावर -11 होता है। इसका आपको मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका मात्रक जरूर याद रखिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यह होता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा, यह आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वत्रिक जो गुणांक है उसका मात्रक क्या होता है। और रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और रंग संवेदना प्राप्त करती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, ये आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शंकु या शंकु के जो आकार की कोशिका होती है जो रंग संवेदनाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मशीन के पुर्जों में स्नेहक का उपयोग करने की गति से किया जाता है, यानी कि जो स्नेहक का यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो गति को क्या करेगी, वो आपको गति को सुचारू रूप से संचालित करेगी, यानी कि गति को वो चलने में आसान कर देगी। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि जो स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है और लेड सल्फाइड का भी प्रयोग किया जाता है। यह दो ऑप्शन एग्जाम्पल है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल आपको कितनी हो जाएगी, तो ये आपको हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और यदि पूछ देगा जल में कितना हो जाएगा, तो 3 को हटाकर सिर्फ आप यहाँ पर आप 2 कर लीजिएगा कि 2 गुने 10 पर, यहाँ 3 को हटाकर आप क्या कर लीजिएगा, तो 2 कर लीजिएगा तो आपको जल में वह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल नहीं, सॉरी, कांच में हो जाएगा क्या, तो कांच में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा। तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, तो उसका संवेग भी आपको आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पन के द्रवणन संघनन में होता है तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्मा का उत्सर्जन होता है क्या, तो उष्मा का उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वह कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे, जो भारत के सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति हुए। लेकिन यदि पूछ देगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे आपको प्रथम जो भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा पास करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। लेकिन आपको इनको देशभक्ति के कारण और जाति जो विवाद के कारण इनको सेवा मुक्त कर दिया गया था। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले जो सिविल सर्विसेज की जो प्रतियोगिता हुई थी यह कब हुई थी, यह आपको 1922 में हुआ था। कब, यह 1922 में हुआ था।
लेकिन यदि पूछ देगा कि पूरा वर्ल्ड में यानी कि और ओवर में, तो ये आपको 1885 में हुआ था। कब? सॉरी 1855 में हुआ था। यह कहाँ? तो यह इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन भारत में कहा देगा था कब? तो यह 1922 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272 से 268 से 223 31 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलालेखों और स्तंभों पर लेख उत्कीर्णीय करवाए हैं? यानी कि जो शिलालेख पर जो लेख उत्कीर्णीय करवाया गया है वह किस मौर्य सम्राट के द्वारा कराया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह अशोक के द्वारा किया गया था। तो शिलालेख से आप याद रखिएगा, शिलालेख से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी खोज है जो कब किया गया था और इसको पढ़ा कब किया था, इसको पढ़ा किसने था। यह 2 क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाता है, इसलिए हम इसको बता देते हैं कि जो अशोक का जो शिलालेख का खोज किया गया था यह आपको 1750 में किया गया था। कब? 1750 में किया गया था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पैद्री फैनथेलर के द्वारा किया गया था। फिर आप फैनथेलर ही याद रखिएगा, फैनथेलर के द्वारा किया गया था। लेकिन पढ़ा किसने पहली बार इसको, जो पढ़ने में सफलता किसने हासिल किया था? तो इसको 1837 में पढ़ा गया था। कब? तो जो अशोक के जो शिलालेख थे उसे 1837 में पढ़ा गया था। और यह किसने पढ़ा था प्रथम बार? तो जेम्स प्रिसेम के द्वारा यह पढ़ा गया था। और इनके स्तंभों से आप ये याद रखिएगा, जिनकी जो सबसे छोटी स्तंभ जो शिलालेख है वो रूमन देवी जो शिलालेख है वह सबसे छोटी स्तंभ शिलालेख हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 4 पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? तो इलाहाबाद और किससे जोड़ता है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह हल्दिया को जोड़ता है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इससे आप एक क्वेश्चन इससे जरूर आप याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि जो राज्यीय जलमार्ग है उसका मुख्यालय आपको कहाँ है? तो आपको इसका मुख्यालय नोएडा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा 21 को, कौन सा कथन इसमें सत्य है यह बताना है। इसका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इसका आपको सत्य हो जाएगा कौन सा कथन? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्य और जो ऊष्मा आपस में क्या होते हैं? तो यह समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो जो हमारी त्वचा के नीचे जो छोटी रक्त वाहिका है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे और केशिका। क्या कहेंगे? तो उसे हम केशिका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि एक युवा पुरुष का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? उसका कितना होता है? ऑप्शन नंबर यानी कि 80 होता है। 120 बटा कितना? तो 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है डीएनए में आनुवांशिक जानकारियों को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में नहीं लाया जाता बल्कि इसे मैसेंजर आरएनए के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया का ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रतिलिपि प्रक्रिया हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रक्तदाब से आप याद रखिएगा कि जो दाब यह है, रक्तदाब की खोज किसके द्वारा किया गया था? रक्तदाब की खोज आपको हेल्स के द्वारा किया गया था। और रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। और रुधिर जमने के लिए कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? तो रुधिर जमने के लिए कौन सी तत्व की आवश्यकता होती है? तो आपको कैल्शियम की इसमें आवश्यकता होती है। चलिए आप रक्त से इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में खाली स्थान नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज का निर्माण कराया है। तो वो कौन से नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जो रेल आर्क ब्रिज बन रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिनाब नदी पर यह बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चिनाब जो है जो किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी? तो आपको यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सा? तो चिनाब हो जाएगी। इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में खाली स्थान अधिकतम, अधिक और न्यूनतम सदस्य होगा जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चयनित किया जाएगा। यानी कि किसी भी जो राज्य के विधानसभा होते हैं उसमें कितने अधिकतम सदस्य और कितने न्यूनतम सदस्य होंगे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कितने हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उसमें विधानसभा में जो आपको मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम 60 यानी 500 होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आपको 60 उसमें रहना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे?
तो उस समय आपको कितने टोटल अनुच्छेद थे, तो उस समय आपको 395 अनुच्छेद इसमें हो जाएंगे। लेकिन पूछ दिया कि अनुच्छेद तो 395 थे, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, तो अनुसूचियाँ आपको उस समय 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में कितनी है, तो वर्तमान समय में यह 12 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा। घास में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, तो वह कौन सा हो जाता है, तो आपको सेल्यूलोज है जो घास में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। आपको लग रहा हो कि सर हाल सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो में देखा, हमने जो अपलोड किया था उसमें आपको 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था, मात्र 10% ही लोग हैं जो उसको सब्सक्राइब किए हुए थे। इसलिए हम भी चाहते हैं कि यदि आपका हम हेल्प करते रहें, इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें आपके लिए अगला वीडियो लाने के लिए, कि नहीं चलो दो लोग जो देखते हैं इसे पसंद करते हैं और सब्सक्राइब भी करें, आप हमारा भी सपोर्ट कीजिए, हम भी आपका इस तरह का वीडियो सपोर्ट करते रहेंगे। क्योंकि इस तरह का वीडियो आप कहीं भी देख लीजिएगा, यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। आप इसको, ये जो हमारा वीडियो मैक्सिमम कितना 1.5 से 2 घंटा हुआ, यदि आप इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आप इसमें कम से कम भी तो 500 से आपको जीके प्लस इसमें 600 मिल जाता है। तो एक वीडियो में आपको इतना जीके करें, इसमें करंट अफेयर्स भी, स्टैटिक जीके भी हो जाएगा, तो इतना आप कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को देखकर कहीं भी सेट लगाइएगा तो आपको निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए रेगुलर बनाते रहें, और जल्द ही आपके जो अगला सेट है, यानी कि सेट नंबर 10 से लेकर 11 से लेकर जो 15 है, तो आपका रिस्पॉन्स पर ही डिपेंड करेगा कि जिस तरह का रिस्पॉन्स उसमें मिलने वाला है उसी अनुकूल से हम उसका वीडियो जल्द ही लाएँगे। तो आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हम यदि सेट नंबर 11 से लेकर सेट नंबर 15 तक हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और उसी तरह का जिसमें इस तरह का डिस्कशन किया है और उसी तरह का डिस्कशन हम उसमें भी दे पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि ल्यूकोडर्मा बीमारी है, वो जो ल्यूकोडर्मा बीमारी है वह किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह त्वचा से संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यदि पूछ दिया कि जो आँख से संबंधित बीमारी वो कौन सा है, तो एक आँख से संबंधित एक वो बीमारी आता है, वो कौन सा है, तो ग्लूकोमा है। कौन सा, तो ग्लूकोमा हो जाएगा। लेकिन यदि यकृत से पूछ दिया, यकृत से संबंधित बीमारी कौन है, तो पीलिया, यानी कि जो प्रभावित करने वाला इसमें पूछा रहा है कि जो ल्यूकोडर्मा जो बीमारी है वो किसे प्रभावित करती है, तो त्वचा को प्रभावित करती है। ग्लूकोमा बीमारी किसे प्रभावित करती है, तो यह आँख को प्रभावित करती है। लेकिन पीलिया बीमारी किसे प्रभावित करती है, तो यह यकृत को प्रभावित करती है। लेकिन डिप्थीरिया की भी बीमारी पूछा जाता है कि डिप्थीरिया जो किसे प्रभावित करती है, तो यह गला को प्रभावित करती है। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रक्त जमने के लिए आवश्यक खनिज है, तो हमने पहले भी देखिए इसका डिस्कशन हमने बताया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता है, यदि उसका डिस्कशन आप करते हैं तो आपके माइंड में रह जाता है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन हमने अभी पहले ही इसका डिस्कशन किया था, ये क्वेश्चन आपको देखो क्वेश्चन इसमें बन गया है। यदि आप इसमें डिस्कशन करते हैं तो शायद आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें 1-2 क्वेश्चन इसमें से लड़ जाए, तो आपके लिए कितना बेनिफिट होगा। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल और से लोगों तक पहुँच सके, और बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। चलिए देखते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। तो जमने के लिए कौन सा खनिज यानी कि यहाँ तत्व पूछा रहा है, तो कौन सा तत्व हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम तत्व हो जाएगा। यदि आप देखते होंगे कभी कि रक्त को जमाने के लिए कभी तत्व पूछा जाता है, तो कभी प्रोटीन पूछा जाता है, तो कभी विटामिन पूछा जाता है, यानी कि 3 जैसे 4 क्वेश्चन है ना जो आदमी को कन्फ्यूज करता है। तो इसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आपको पूछ दिया कि रक्त को जमाने के लिए कौन सा विटामिन पूछेगा, तो वह विटामिन क्या हो जाएगा, तो विटामिन के हो जाएगा। लेकिन यदि ये पूछ देगा कि प्रोटीन कौन सा है, तो प्रोटीन कौन सा हो जाएगा, तो प्रोटीन आपको फाइब्रोनोजेन हो जाएगा। लेकिन तत्व पूछेगा तो कौन सा, तो वह आपको कैल्शियम हो जाएगा। हमने तीनों को बता दिया। और रुधिर से एक क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा कि रुधिर को जो जमने के लिए कौन सा रोकता है, यानी कि जो हमारे शरीर में है वो जमने के लिए कौन सा रोकता है, तो हेपेरिन एक हेपेरिन होती है, तो उसे हम क्या, तो रुधिर को जो जमने के लिए कौन सा रोकता है, तो आपको हेपेरिन रोकती है। ये चारों क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा क्यों इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपको नहीं याद हो तो इसे आप कहीं कॉपी पर लिख लीजिएगा, फिर से क्वेश्चन रिपीट करके बैक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि को इस नाम से भी जाना जाता है, तो वह उसे हम किस नाम से भी हम जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि को,
तो उसे हम किस नाम से, तो ये आपको ऑप्शन नंबर यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो आप अंतःस्रावी ग्रंथि से आपको हार्मोन का भी स्राव होता है, जो हार्मोन का स्राव होता है वो आपको अंतःस्रावी ग्रंथि से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय रस तथा कार्बोनाइड आयन उत्पन्न करने को प्रेरित करता है। तो वह कौन सा प्रेरित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो कैलेसिस्टोकाइनिन हो जाएगा और सिक्रेटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है। तो वह किस भाग में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेडुला ऑफ लंगोट में इसका नियंत्रित किया जाता है। कहीं कहीं पूछा जाता है कि जो ताप हो गया, भूख हो गया, प्यार हो गया, प्यास हो गया, यह जो इसको नियंत्रित करने के लिए शरीर जो मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है, तो कौन सा भाग कार्य करता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा आपको ताप, भूख, प्यास, प्यार ये सब का नियंत्रण आपको हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एकाधिकार नामक एक बाजार संरचना वह मौजूद होता है जहां किसी बाजार में होता है, यानी कि एकाधिकार कहाँ पर होगा, तो वहाँ कहाँ हो जाएगा, तो वह आपको केवल एक जहाँ विक्रेता होगा वहाँ आपको एकाधिकार देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी, तो वह कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संतोष ट्रॉफी है जो आपको फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। तो फुटबॉल के बारे में आप जान लीजिए, जो फुटबॉल का जो सबसे बड़ा संगठन है जो फीफा है, उसकी स्थापना कब किया गया था, तो उसकी स्थापना आपको 1904 में किया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ, फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसका इतिहास के बारे में जानते हैं कि यानी कि फुटबॉल का जो पहला यानी कि क्लब कौन था, तो यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि विश्व में फुटबॉल का पहला क्लब कौन था, तो कौन था, तो आपको शेफील्ड है जो विश्व का पहला फुटबॉल क्लब हो जाएगा। लेकिन यदि पूछ दिया कि भारत में जो फुटबॉल का पहला क्लब कौन हो जाएगा, तो आपको डलहौजी क्लब हो जाएगा। कौन सा, तो भारत में डलहौजी का हो जाएगा। लेकिन यदि वर्ल्ड लेवल पर पूछ दिया तो कौन सा हो जाएगा, तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो आराम हराम है का नारा है वह किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह दिया गया था। भगत सिंह के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, तो आपको इनकलाब जिंदाबाद जो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटे दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या दिया गया था, तो दिल्ली चलो का जो नारा जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। एक नारा पे आप जरूर याद रखिएगा कि हम ही आपको पूछ देते हैं कि जो साम्राज्यवाद का यानी कि साम्राज्यवाद कर नाश हो, यानी कि साम्राज्यवाद का नाश हो, यह जो नारा है यह किसके द्वारा दिया गया था। यदि आपको उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा कि साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, मेरा अगला क्वेश्चन होगा, कितना नंबर क्वेश्चन होगा देख लेते हैं, कितना 61 नंबर होगा। आयोडीन ठोस से ऊर्ध्वपातन पर बनने वाली ऊष्मा का रंग कैसा होता है, तो ऊष्मा का रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वह बैगनी हो जाएगा। कैसा, तो वह बैगनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीफ के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का आवर्त सारणी में खाली स्थान के आधार पर व्यक्त किया गया था। यानी कि जो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो किस आधार पर व्यक्त किया गया था, तो आपको परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी दिया गया था। और यह कब दिया गया था, यह भी आपको क्वेश्चन पूछा गया। यह दिया गया था आपको 1871 में यह दिया गया था मेंडलीफ के आवर्त सारणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों का वर्णन किया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। तो इसमें आपको टोटल 63 तत्व थे। कितने, टोटल इसमें 63 तत्वों का इसमें वर्णन किया गया था। लेकिन पूछ देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का वर्णन किसके द्वारा किया गया था, यह मोसले के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होता है क्योंकि इनमें क्या उत्पन्न होता है, तो उसमें से क्या उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन आयन के उत्पन्न के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह के नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह क्या हो जाएगी, तो वह घटने लगेगी। क्या, तो घटने लगेगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तो जो त्रिज्या का जो यानी कि जो परमाणु त्रिज्या है वह क्या है, तो घटती है कि बढ़ती है, तो क्या होगी, तो वह घटेगी। यदि हम दाएं से आपको बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु जो त्रिज्या है वह क्या, तो घटेगी। यह क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाने की वजह से अम्ल वर्षा होता है, तो किसके मिलाने से होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिलाने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक कहलाता है,
तो वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि संयोजिक यौगिक वह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड 2020 का वर्ड ऑफ द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? यानी कि 2022 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो आत्मनिर्भरता को यह घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड एथलीट ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है? तो इसको किसे सम्मानित किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अंजू बेबी जॉर्ज को यह सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय बैडमिंटन संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वह किसे चुना गया है? तो आपको हेमंत बिस्व शर्मा को यह चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है 81 नंबर से। मोती की मुख्य अवयव है, तो मोती का जो मुख्य अवयव है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन अमोनिया से प्रतिक्रिया कर देता है, तो वह क्या बनाता है? तो आपको नाइट्रोजन कर देता है, तो आपको नाइट्रोजन ये देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लॉग शब्द जो शब्दों का संयोजन है, जो ब्लॉग शब्द है वो किसके शब्दों का संयोजन किया गया है? तो किसके किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बे ब्लॉग, दोनों को जोड़कर आपको ब्लॉग बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आनुवांशिकी हेरे फेरे द्वारा विकृतियों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल के निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वह किसे लाते हैं? तो आप ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी क्या हो जाएगा? तो अस्टियोमोनास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया में इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन मानव अधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? तो वह कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजय मल्होत्रा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरेश एन पटेल को यह नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट प्राप्त किया है? तो किस हवाई अड्डे ने प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु ने यह प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अफ्रीका संघ के किस देश को सदस्यता समाप्त निलंबित कर दिया गया है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो कौन देश को समाप्त कर दिया गया है? तो आपको माली को यह समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपको रीजनिंग स्टार्ट हो गया। दोस्तों यह हमारा सेट नंबर 10 का भी हमने सोल्यूशन कर लिया। तो दोस्तों जितना आपने देखा कि इसमें हमने जितना मैक्सिमम सोल्यूशन हो सकता था हमने इसका सोल्यूशन किया आपके लिए। और यह वीडियो यदि आप एक बार नहीं इसको आप दोबारा यदि देख लेते हैं तो आपके लिए इसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आप इसको सेट मारिएगा या फिर एग्ज़ाम यदि देने जाइएगा तो उस वक्त आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बहुत सारे जीके या फिर स्टैटिक जीके का हमने कवर कर रखा है, तो हमारा निश्चित रूप से एग्ज़ाम बेटर होने वाला है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको सेट नंबर जो 11 से लेके सेट नंबर 15 तक है इसका हम वीडियो बनाकर आपको इसका प्रोवाइड कर देंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि आपका इसका सेट अभी तक ने नहीं मारा है तो इसका सेट आप ज़रूर मार लीजिएगा। यह आपको रिवीजन के तौर पर हमने इसका वीडियो बनाया कि आपको क्विक रिवीजन आपको एक वीडियो में हम करा दें, जो आपके लिए एग्ज़ाम जिनका एग्ज़ाम नज़दीकी में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, आपके कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि इसका सर आप इस तरीके से नहीं, इसको आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। यदि आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप सोल्यूशन इसका हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर सकते हैं, यदि आप लोग चाहेंगे तब। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।